द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मेरे साथ ढाका से शरीके गुफ्तगू हैं सप्रातश्री लाहिरी जी। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली। इनका ताल्लुक बिल्कुल। वेस्ट इनका ताल्लुक वेस्ट बंगाल से है। तो ये फैशन डिजाइनर हैं। इन्होंने अपनी तालीम जो है वो चेन्नई से हासिल की, फिर अपने करियर का आगाज बेंगलोर से किया और 2017 से ढाका में मुकीम है। तो वेलकम टू द शो मिस्टर लाहिरी। नमस्कार शकील जी और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वेरी गुड अस्सलाम। इवनिंग टू ऑल द पीपल। अच्छा लाहिरी जी, ये बताइएगा कि आपको कैसा लगा वेस्ट बंगाल से अब आप बांग्लादेश में रह रहे हैं, तो वहां पे किस हद तक लोग हिंदी या उर्दू समझते हैं और आपको क्या कल्चरली कोई डिफिकल्टीज तो नहीं पेश आती? हाँ, अगर आप बोले तो एक्चुअली मुझे जब ये अपॉर्चुनिटी मिला बांग्लादेश आने का, एक्चुअली मेरे को तो बहुत खुश हो गया क्योंकि मेरा जो मदर टंग है, मेरा मातृभाषा बंगाली है। और जब मैं इंडिया में रहा हूँ तमिलनाडु, वहाँ का तमिलियन है, वो बहुत ही डिफिकल्ट है लैंग्वेज, मुझे वो आता भी नहीं है। तो मैं हमेशा अंग्रेजी में बात किया इन तमिलनाडु में। और सिमिलरली कर्नाटक, उधर भी उनका लैंग्वेज कन्नड़ है। तो मेरा जो स्पोकन लैंग्वेज था वो हिंदी नहीं तो अंग्रेजी, तो इसी में हम बात किया है। तो जब बंगाल में मेरे आने का मौका मिला बांग्लादेश में, तो मैं तो बहुत ही खुश हो गया क्योंकि मेरा लैंग्वेज से कनेक्टेड है। तो कल्चरली मैं जो देख रहा हूँ यहाँ का, तो बंगाली इज द फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ पे। बट क्योंकि यहाँ पे सभी लोग बॉलीवुड का मूवीज देखते हैं, हिंदी मूवीज का बहुत ही यहाँ पे फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो इन्हें इन्हें सभी जो हिंदी भाषा, ये लोग को इनको बहुत ही अच्छा से आता है। बोलने में तो कभी कभी दिक्कत होता है, बट सुनने में, अंडरस्टैंडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है। और हिंदी और उर्दू ऑलमोस्ट सेम ही है कुछ वर्ड्स के सिवा, तो उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं होता यहाँ पे। अच्छी बात। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गारमेंट्स में बांग्लादेश ने पिछले 20 साल में बहुत तरक्की की है और उनकी जो अब करेक्ट। एक्सपोर्ट्स हैं गारमेंट्स की, कोई 40 बिलियन डॉलर्स हैं। राइट। पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो शायद 25 बिलियन तक नहीं पहुंची। तो कैसे बांग्लादेश ने ये इतना बड़ा काम किया जबकि वहां पे तो कॉटन भी वो नहीं पैदा करते? जीरो कॉटन, यहाँ पे जीरो कॉटन होता है। जी। तो इनका जो आमदनी होता है मेनली चाइना, इंडिया और सेंट्रल एशिया के कंट्रीज, कॉटन का जो आयात होता है यहाँ पे, एंड यूएसए, इनसे होता है। इन लोग का रॉ मटेरियल्स कुछ भी नहीं है, सिमिलर टू जापान जिनका रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं है, बट ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो बांग्लादेश को ये अपॉर्चुनिटी मिला था एक्चुअली सभी कंट्रीज को 1980s में, जबकि जो यूनाइटेड नेशंस का एक फंड किया गया था कि जो एशियन कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज है, इनको गारमेंट में करने के लिए। तो यूएसए ने इसमें उस टाइम बहुत हेल्प किया था। इनफैक्ट मेरा जो कॉलेज है NIFT, उस टाइम अमेरिका ने सपोर्ट किया अपना एक्सपर्टाइज प्रोफेसर्स को भेज के, क्योंकि उन्होंने कहा था कि फ्यूचर में ये इंडस्ट्री को बढ़ाना है, आपको उसके लिए स्पेशलाइज्ड फैशन इंस्टीट्यूट बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए FIT ऑफ न्यूयॉर्क ने इंडिया में ये बेस तैयार किया था 87-88 में। NIFT जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, अभी बहुत सारे हो गया, हर सिटीज में एक एक है, बॉम्बे, मैड्रास, बेंगलोर, कलकत्ता सब जगह में है। तो अभी जो बांग्लादेश में क्या किया, जो 80s में शुरू किया, पहले तो पहला 20 साल थोड़ा धीरे धीरे हुआ था, बट 2000 के करीब से यहाँ पे इंडियंस लोग भी, जो इंडस्ट्री था, जो बड़े बड़े गारमेंट मैन्युफैक्चर, उन्होंने इनका बाइंग ऑफिस, जो ट्रेडिंग ऑफिस खोले थे और यहाँ पे फैक्ट्री डाले थे। सिमिलरली पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग यहाँ पे डाले थे, इन्वेस्टमेंट किए थे। और स्पेशली जो बांग्लादेश गवर्नमेंट, क्योंकि बांग्लादेश का जो एक्सपोर्ट था मेनली जूट था, इट इज अ रॉ मटेरियल, उनका वे लोग कुछ बैग्स या बहुत कम बनाते थे। तो उस टाइम में जूट का भी आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे कम पड़ गया, बिकॉज आर्मी में तो जूट बैग से वो लोग हट के फिर सिंथेटिक बैग, जो सैंड बैग्स बनाते थे, तो जूट का मार्केट वैसे भी डाउन हो गया था, तो इनको कुछ चाहिए था। तो विद द सपोर्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक्स, वर्ल्ड बैंक, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया बड़े बड़े इंडस्ट्रियल जोन्स का, एक्सपोर्ट जो जोन्स बोलते हैं, इसके अंदर बांग्लादेश गवर्नमेंट उसी जमान 20 साल से ये लोग बहुत ही इन्वेस्टमेंट किया इन टर्म्स ऑफ जो एक जोन में वहां पे इंडस्ट्री डालने का, गारमेंट फैक्ट्रीज। और साथ साथ यहाँ पे क्या है बांग्लादेश में,
बहुत इजी से पानी यहाँ पे, इट्स अ वेरी वाटर रिच कंट्री। अभी दुनिया में सब जगह पानी का प्रॉब्लम है, स्वीट वाटर जो होता है, बट बांग्लादेश में की देयर इज एबंडेंस ऑफ वाटर, पानी बहुत ज्यादा है। और कपड़े में फॉर मेकिंग गारमेंट्स, जैसे हम डेनिम में बांग्लादेश वर्ल्ड का नंबर 1 है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। डेनिम जो लीवाई स्ट्रॉस जो जींस पैंट हम बोलते हैं, तो ये जो पानी एंड वर्कर चीप लेबर बहुत ज्यादा है। तो इनका जो ट्रेनिंग, इन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, राइट। और इन्होंने जो इनके ट्रेनिंग के लिए सारे दुनिया से इन्होंने प्रोफेसर्स, इंडिया से जैसे टेक्निकल आदमी को बुलाए इनके ट्रेनिंग देने में, करके एक इन्होंने एक क्या बोलते इकोसिस्टम तैयार किया। बिकॉज एक केवल एक पैसा खर्चा करने से तो कुछ इंडस्ट्री नहीं बन जाता। तो इन्होंने जो इकोसिस्टम बनाया ये वर्ल्ड क्लास है। अभी बांग्लादेश में जो गारमेंट का इनका फैक्ट्रीज बहुत ही मॉडर्न फैक्ट्रीज है। इनका ऑटोमेशन, जैसे फ्रॉम टर्की में जैसे जीन्स में वॉशिंग बोल के एक चीज होता है, उसको पुराना दिखाने के लिए गारमेंट को वॉशिंग करते हैं, तो उसके लिए तुर्की बहुत माना जाता है वर्ल्ड में। तो तुर्की, इटाली से ये लोग डिजाइनर्स इन्वेस्टमेंट करके इन्होंने ये जो बनाया। और यहाँ पे द लेबर जो वर्कर्स है बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग स्किलफुल है। तो इनका जो टोटल जो टैलेंट इनको ग्रो करना, इसमें गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट है। और ये टोटल इनका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत है। एंड बांग्लादेश का मेन एक्सपोर्ट ही गारमेंट्स है। तो इन इस कंट्री का मेन फोकस इज अपैरल इंडस्ट्री। सो इट इज लाइक ए नेशनल क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग का सीपेक है, इसके लिए पूरा कंट्री का फोकस है। तो एंटर कंट्री का फोकस इज ऑन गारमेंट्स। तो इट इज ऑन द नेशनल लेवल पे इसका होता है, ताकि ये कभी घटे ना, बिकॉज इट इज द बिगेस्ट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर ऑफ बांग्लादेश। सो इन टर्म्स ऑफ लेबर ट्रेनिंग बांग्लादेश ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया, करेक्ट। और सबसे अच्छा है कि उन्होंने एक करेक्ट पॉलिटिकल सिचुएशन, एक पीसफुल एनवायरनमेंट भी बनाया कंट्री में, ताकि इन्वेस्टर्स आए इस कंट्री में इन्वेस्ट करें। क्योंकि इनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है। आप कोई भी इटली, स्वीडन, स्पेन, इंडिया, चाइना, सभी लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। एक कंट्री इन्वेस्ट ऐसे कोई नहीं है कि एक कंट्री इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दुनिया का यूएसए, सभी कंट्री यहाँ पे इन्वेस्ट किया अलग अलग चीज में। यूएसए ने उनका पावर है डिजाइन में, तो वो लोग डिजाइन के ऊपर इनको सपोर्ट किया। इटली का है वर्कमैनशिप स्किलफुल, उनका सूट्स में बहुत बड़े है, तो वो लोग इटली अपना क्राफ्ट्समैनशिप इनको डाला, इनको कैसे ट्रेनिंग दिया। सिमिलरली स्पेन में जैसे जारा दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड माना जाता है जारा, तो एक मतलब इट्स ए ह्यूज ब्रांड, $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी उनका है टर्नओवर। तो उन्होंने यहाँ पे अपना ट्रेनिंग सेंटर खोला। तो दुनिया भर का जो स्किल सेट्स है इन्होंने उसको किया करके अभी ये गारमेंट में अभी ये वर्ल्ड का नंबर 2 बन गया। मतलब एक छोटा सा कंट्री जिसको बहुत कंट्री को पता भी नहीं है, बट ये वर्ल्ड का नंबर 2 है गारमेंट में, एक्सपोर्ट में। तो लाइक बांग्लादेश, वियतनाम ऑलमोस्ट सेम जा रहे हैं अभी एक्सपोर्ट में। तो इंडिया को तो हम ये लोग 10 साल पहले बीट कर चुके हैं इन एक्सपोर्ट में। तो काफी अच्छा इनका जो गोल्स आर वेरी क्लियर, इनको क्या चाहिए from the government top to the private big players. So their goal is very clear. Any issues, it is done on a war footing यहाँ पे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है जी कि बांग्लादेश ने इतने कम अरसे में इतना मकाम बना लिया है। और अभी पर कैपिटा इनकम जो है बांग्लादेश की, वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से ज्यादा है। करेक्ट करेक्ट। बांग्लादेश का जीडीपी जो है इनका स्टेट का टुडे इट इज ऑलमोस्ट टचिंग $400 बिलियन, राइट। इट इज 365 ऐसे कुछ है अभी का करंट। इफ आई सी दे आर टारगेटिंग $400 बिलियन बाय नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल तक। तो ये काफी ज्यादा, 362 बिलियन तो अभी विकिपीडिया में मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान का 265 है बिलियन डॉलर्स अभी आज का दिखा जाए तो। एंड इंडिया का जो रिचेस्ट स्टेट है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये तो महाराष्ट्र के बराबर है इनका जीडीपी एक्चुअली। तो 17 करोड़ पीपल का जीडीपी इंडिया का मतलब काफी बड़े बड़े स्टेट से भी ज्यादा है इनका, तो बांग्लादेश का। सो इट इज अमेजिंग टर्नआउट विच इन लोगों ने 20 साल में जो करके दिखा रहा है। एंड इनका भी जैसे लिमिटेशन बहुत है, जैसे आपको मैं पहले ही बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे पानी मिलता है बहुत ज्यादा, बट कॉटन तो 0 होता है यहाँ पे। ये बाहर से आमदनी करके, और जिस कंट्री में कॉटन मिलता है जैसे पाकिस्तान में, वहां पे तो गारमेंट में इतना ज्यादा हो ही नहीं रहा है।
बट टेक्सटाइल में मैं मानूंगा पाकिस्तान इज वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ कॉटन फैब्रिक इन द वर्ल्ड। तो ये है। तो ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान की कुछ फैक्ट्रीज भी जो हैं रीलोकेट किया है उन्होंने बांग्लादेश में, उन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू किए हैं? हाँ, पाकिस्तान का काफी फैक्ट्रीज है जो वर्ल्ड फेमस है, मेनली डेनिम फैक्ट्रीज। तो गारमेंट में जैसे आपका शर्ट का एक अलग कपड़ा होता है और पैंट का जो डेनिम होता है वो यूएसए और यूरोप में काफी चलता है, तो वो एक फैशन में माने जाते हैं। तो डेनिम में जो पाकिस्तान का जो फैक्ट्रीज है, जो मिल्स है, जो बनाते कपड़ा, ये अलग ही मतलब बहुत ही वर्ल्ड क्लास है और दुनिया में ये लोग बेचते हैं। पाकिस्तान मतलब यूएसए, फ्रांस, स्पेन, इटली, तो उनका कोई मतलब ये नहीं है नंबर 2 नंबर सेकंड। तो पाकिस्तान का काफी क्या किया, जो मिल्स है, बहुत सारे मिल्स अपने गारमेंट में भी आए। पहले तो उन्होंने पाकिस्तान में लगाए थे, जो मेरे को इंफॉर्मेशन है, बट पाकिस्तान में क्या आपको भी अच्छा पता है कि वहां पे लेबर का बहुत प्रॉब्लम्स है। और जो गारमेंट में क्या है, आपको बहुत वर्कर्स चाहिए, ठीक है। इट इज नॉट ए ऑटोमेटेड इंडस्ट्री। जैसे मिल्स जो है, जो कपड़ा बनाते हैं, अभी वो ऑटोमेशन बहुत ज्यादा हो गया, मतलब कम लोगों से बहुत काम हो जाता है, ऑटोमेशन है। तो आपको मशीन में इन्वेस्टमेंट है। गारमेंट में आज भी आपको इंसान चाहिए करने के लिए, तो हजार लोग चाहिए। तो इनका मैनेजमेंट काफी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये थोड़ा वर्कर्स क्लास के होते हैं, तो बहुत सारा वर्कर्स रिलेटेड प्रॉब्लम होता है, तो इससे ह्यूज पीपल। तो पाकिस्तान का भी बहुत सारा, मुझे जो यहाँ पे उन्होंने अपना फैक्ट्रीज डाले यहाँ पे, क्योंकि फैब्रिक वहां से आता है, तो यहाँ पे बन के दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। तो ये बताइएगा कि इन्होंने क्या डाइवर्सिफाई भी कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि गारमेंट पे आप सारी उम्र तो रिलाय नहीं कर सकते, यू नीड टू डाइवर्सिफाई। तो उसमें क्या कर रहा है बांग्लादेश? करेक्ट। तो इसमें जो मैं देख रहा हूँ कि बांग्लादेश इज इन्वेस्टिंग हेवीली ऑन नाउ योर व्हाट यू कॉल होम अप्लायंसेस, इनका मैन्युफैक्चरिंग करना। तो यहाँ पे ऑलरेडी वाल्टन बोल के यहाँ का कंपनी है, वाल्टन। तो ये लोग सभी कुछ होम अप्लायंस बनाते हैं, जैसे मिक्सर, प्रेशर कुकर, आपका लैपटॉप्स, आपका मोबाइल फोन्स, टीवी, एलईडी टीवी, तो ये सब बनाते हैं ये लोग with the technology transfer from the what you call Southeast Asian countries, maybe Japan or South Korea. तो इन्होंने अभी एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया। तो फ्यूचर दे आर like going to invest heavily on your mobile phones, okay, on your TV manufacturing। इसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, क्योंकि थाईलैंड जैसे ऑटोमोबाइल में बहुत आगे है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया। तो ये लोग भी, व्हाट आई एम सेइंग, इट्स अ राइट अप्रोच। तो ये लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो डाइवर्सिफाई, बिकॉज ऑन वन यू कैन नॉट कीप ऑल योर एप्पल्स इन एग्स इन वन बास्केट। तो वही फॉर्मूला। और यहाँ पे क्या है, पीपल नाउ हैव बिकमिंग डेवलप एक लेवल से, फ्रॉम द लीस्ट डेवलपिंग कंट्री, बांग्लादेश हैज बिकम नाउ ए डेवलपिंग नेशन। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने लास्ट ईयर इसको कर दिया। तो विद द पर कैपिटा इनकम, पीपल का एजुकेशन लेवल भी बढ़ रहा है, और यहाँ पे काफी इंजीनियरिंग कॉलेज भी शुरू हो गया। तो पीपल नीड जॉब्स एट द नेक्स्ट लेवल। तो उनको जॉब्स कहाँ मिलेगा, केवल गारमेंट में करने से नहीं होगा, तो इसमें तो इन टर्म्स ऑफ वर्कर्स, इन टर्म्स ऑफ स्किल्ड पीपल, यहाँ पे कमी नहीं है बांग्लादेश में। सो देयर नेक्स्ट इज आई सी, जो मैं देख रहा हूँ, इट्स अ वेरी गुड साइन कि आपका इनका एक्सपोर्ट्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, इसमें ये लोग काफी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी। अच्छा, इसके अलावा जो है बांग्लादेश ने बड़ी डेवलपमेंट की है विमेन एम्पावरमेंट में। 100%। ये जो कहा जाता है कि मोहम्मद यूनुस ने जो ग्रामीण बैंक शुरू किया, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। और गारमेंट इंडस्ट्री भी जो है उसमें भी बहुत सारी औरतें जो हैं वो काम करती हैं। या मैंने जो यहाँ पे देखा, जो मैं तो आई वाज रियली सरप्राइज्ड दैट इतने मतलब मैं जब आया था पहले, मैं तो इतना सोचा नहीं था इतने मतलब वुमेन इन द फैक्ट्रीज। तो जैसे गारमेंट इंडस्ट्री में ओवर, मैं एवरेज का बात कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट लाइक मोर देन 90% आर वुमेन इन टोटल। ये जो इतना जो $1 बिलियन का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इट इज द वुमेन वर्कर्स हु आर मेकिंग दिस हैपन वर्ल्ड वाइड। तो ये एक बड़ा सा अचीवमेंट है कि एक बीइंग ए वेरी पुअर नेशन, तो इट इज दिस एंड इसका जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है, इट इज ड्रिवन बाय वुमेन।
तो वर्कर्स ऑफ वुमेन, क्योंकि ये लोग क्या है, हस्बैंड दूसरे काम करते हैं, वर्कर्स घर में रहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ घर वो लोग फैक्ट्री में आके ये काम करते हैं। तो एंड इनका जो प्रोडक्टिविटी एवरीथिंग इज आई थिंक बेटर देन मेन। मतलब अगर इसको ऑल्टरनेट मतलब अगर मेन कर दिया जाएगा तो आई डोंट थिंक सो, मुझे लगता नहीं कि इनका जो प्रोडक्टिविटी होगा वो कम हो जाएगा, इनफैक्ट बेटर। तो काफी अच्छा। और जैसे आपने कहा ग्रामीण बैंक के, इनको ट्रेनिंग दिया गया बांग्लादेश के जो इसका जो स्किल सेट डेवलप करने के लिए, जो पैसा हमें इनको मिला है एडीबी बैंक, कहीं पे बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक से, तो उनका सही इस्तेमाल किया गया। एंड ये जो इकोसिस्टम ने इन्होंने किया तो इसका लाजवाब है। मतलब जो घर का जो वुमेन है वो आके फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करके उनको पैसा मिल रहा है और इनका परचेसिंग पावर बढ़ रहा है इससे, कि एक इनकम आ रहा है दोनों साइड से, हस्बैंड भी वाइफ कर रहे हैं, वाइफ भी काम कर रहा है, तो करके तो टोटल सिस्टम अच्छा हो रहा है कि वो अपने बच्चों की एजुकेशन में ज्यादा पैसा खर्चा कर सकते हैं अभी ये लोग। तो टोटल कंट्री का ग्रोथ में मतलब ये जो इंडस्ट्री है इनका मतलब जो अचीवमेंट है, इट इज लाइक अनबिलीवेबल। जी, उसमें ये भी एक फायदा हुआ है ना जी कि अगर मियाँ बीवी दोनों काम करते हैं तो उनके फिर बच्चे भी कम होते हैं। तो जब करेक्ट करेक्ट। जब क्योंकि पाकिस्तान आपको पता जब होगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश और का जो बांग्लादेश पॉपुलेशन, जी, जब सॉरी पाकिस्तान और बांग्लादेश इकट्ठे थे तो बांग्लादेश की आबादी जो थी ज्यादा थी पाकिस्तान से। तो 7 मगरबी करोड़ था, पाकिस्तान, 7 हाँ, करोड़ वेस्ट, कुछ था, जी, 7 वेस्ट करोड़ था पाकिस्तान, और उधर 4 करोड़। जी, वेस्ट पाकिस्तान के लोग मजाक उड़ाते थे कि इन बंगालियों को सिवाय बच्चे पैदा करने के कोई और काम नहीं आता। लेकिन आज देखिए कि उनकी आबादी जो है 16.5 करोड़ या 17 करोड़ है और पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ हो गई है। करेक्ट। एक्चुअली बांग्लादेश का जो पॉपुलेशन कंट्रोल है हमारा सार्क कंट्रीज में श्रीलंका के बाद ही आता है, सबसे अच्छा श्रीलंका है, ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश, इंडिया का उससे कम है, और पाकिस्तान तो एकदम लास्ट में शायद आता होगा अभी। तो पाकिस्तान इज लाइक उनका तो बहुत ही खराब है इस मामले में, उनका जो वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स का जो भी है पॉपुलेशन कंट्रोल का जो इसमें अचीवमेंट में, तो बांग्लादेश हैज डन रिमार्केबली वेल। इनका जो सिस्टम, लोगों पे जो अंडरस्टैंडिंग हेल्थ केयर, इसमें तो काफी अच्छा है। विथ वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज they have done I think very good हमारा सार्क कंट्रीज में। दैट्स राइट। अच्छा, ये बताइएगा कि इंडिया के साथ बांग्लादेश के अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उनसे क्या फायदा हुआ है बांग्लादेश को? क्या बहुत सारे बांग्लादेशी स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया में जाके पढ़ते हैं, उनको स्कॉलरशिप मिलते हैं, क्या है? बहुत अच्छा, बहुत। इंडिया के हर यूनिवर्सिटी में बांग्लादेश के लिए इंडिया ने स्कॉलरशिप प्रोग्राम से, और प्लस जो बहुत सारा उससे ज्यादा बांग्लादेशी पेमेंट करके यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं इंडिया का कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग स्पेशली साउथ में जाते हैं, बेंगलोर, चेन्नई, जहाँ पे कंप्यूटर साइंस, आईटी टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, ये सब स्ट्रीम्स में ये तो करते ही है। प्लस स्कॉलरशिप का इंडिया गवर्नमेंट ने बहुत सारे डाला फॉर बांग्लादेशी। एक्चुअली वो सार्क स्कॉलरशिप बोला जाता है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश में, बट सबसे ज्यादा बांग्लादेश को मिलता है क्योंकि इनका साइजेबल पॉपुलेशन है जो कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स है। तो ये इंडिया में ये लोग पसंद करते हैं क्योंकि इंडिया का जो टीचिंग यूनिवर्सिटी वो वर्ल्ड क्लास है, स्पेशली आईआईटी वो तो छोड़ ही दिया। प्लस जो हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है प्राइवेट प्लस पब्लिक यूनिवर्सिटीज, वो बहुत ही अच्छा है साउथ में, तो उसमें ये लोग पढ़ते हैं। और इसमें से इनको वो जो स्किल सेट जो मिलता है तो वो अपने देश में डालते हैं, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप। तो बांग्लादेशी उसके बाद वो यूएसए में जाके पढ़ते हैं, एमबीए करते हैं, उसके बाद अपने कंट्री में आते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर में उनका इन्वेस्टमेंट आता है। दे ब्रिंग पीपल, दे ब्रिंग देयर नॉलेज टू बांग्लादेश बिकॉज फ्रॉम दिस कॉन्टेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो ये बहुत ही इट्स ए वेरी नाइस इकोसिस्टम। और इंडिया का जो बॉर्डर है अभी उसमें तो मतलब फैब्रिक इंडिया में बनता है 2 दिन, मतलब 1 दिन में 2 दिन में आ जाता है, गुजरात से आने में 4 दिन लगता है, ठीक है, वो ट्रक में आता है, हमारा बेनोपोल बॉर्डर क्रॉस करता है, बांग्लादेश घुस जाता है, राइट। तो ऐसा होता है, तो इट्स अ वेरी इजी थिंग फॉर द बिजनेस कम्युनिटी। और इंडिया का मार्केट भी बहुत ज्यादा है, बांग्लादेश का अभी तो 10,000 करोड़ से ज्यादा हो गया आई थिंक इसका एक्सपोर्ट। इंडिया जो बांग्लादेश का जो ट्रेड है, तो इसमें इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट है गारमेंट का, जो इंडिया का अपने मार्केट तो ये बांग्लादेश से बनता है।
तो वो हमारा तो इसमें उतना ड्यूटी नहीं लगता, क्योंकि हमारा जो बिजनेस, हमारा जो अभी जो अंडरस्टैंडिंग है बांग्लादेश इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट, उसमें हमारा स्पेशल कुछ ड्यूटी नहीं लगता, तो बांग्लादेश को बहुत हेल्प मिल रहा है। तो इट्स अ वेरी विन विन सिचुएशन फॉर हम दोनों कंट्रीज के लिए। हमारा मसला है बहुत सारा बॉर्डर इश्यूज, तो बॉर्डर इश्यूज कुछ नहीं है, बट अदर इश्यूज, तीस्ता वाटर एंड ऑल दैट, बट ओवरऑल our trade is gone tremendously well and इसका ecosystem is only growing. तो एक वक्त में मैंने कहीं पढ़ा था कि 40,000 के करीब बांग्लादेशी स्टूडेंट्स थे इंडिया में, तो अभी भी इतने होंगे या ज्यादा होंगे, कम होंगे, क्या है? कोविड में बहुत सारा, हाँ कोविड में एक्चुअली स्टडी फ्रॉम होम हो गया था लास्ट ईयर से, तो अभी वो लोग रिटर्न करके वो लोग स्टडी फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट अभी फिर से बॉर्डर खुल गया, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स उनको और हेल्थ पेशेंट्स को उनको वीजा दिया गया, तो दे अगेन मूव बैक टू इंडिया। अभी तो कोविड टाइम में क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद हो गया था, तो उनको स्टडी फ्रॉम होम हो गया था, तो वो लोग तब रिटर्न हो गया था, बट स्टूडेंट्स दैट मच, 40,000 वैसे ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स इंडिया में, क्योंकि इंडिया का जो है एट ए वेरी चीप कॉस्ट you get the best of education from Indian colleges, especially the Indian जो public sector plus some of the best private colleges, they're equally as good as an American university जो Ivy League का college है, real good education आपको मिलता है and acclaimed worldwide, तो that's why इनको prefer करते हैं कि इंडिया में आके पढ़े, whether it is medicine या engineering या MBA। अच्छा, इसके अलावा एक और इशू भी है कि बहुत सारे इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट भी इंडिया में जाते हैं, तो ये किस तरह के लोग होते हैं और उनकी तादाद कितनी होगी, ये भी एक बड़ा इशू रहता है बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान। वो एक्चुअली हर कंट्री में होगा, व्हेन आप दो कंट्री रहते हैं एक साथ, और जब एक बड़ा कंट्री होता है और छोटा कंट्री, तो बॉर्डर इज वेरी पोरस। बॉर्डर जैसे चाइना के साथ अपना छोटा छोटा कंट्रीज का, यूएसए के साथ मेक्सिको का, तो क्या है जो बहुत ही पुअरेस्ट ऑफ द पुअर होता है, तो उनको जमीन या कुछ चाहिए बेसिक चीज, तो उसके लिए वो कभी इस पार चले जाते हैं, तो देयर माइट बी सम पीपल, बट इंडिया का जो चीज है एज ए कंट्री, हम चाहते हैं कि हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज वो फले फूले प्रॉस्परस हो जाए, तो अगर वो प्रॉस्परस होगा, उसमें इंडस्ट्री होगा, तो जो पॉपुलेशन का जो इमिग्रेंट्स है, जिसका मतलब जो आप उनको इलीगल बोल सकते हैं, जिसका कोई आइडेंटिटी ना हो, अगर उनका आइडेंटिटी ना हो, उनको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि सब्सिडाइज जो गवर्नमेंट देते हैं हमारे गवर्नमेंट लोगों को, उसके लिए आई कार्ड बहुत जरूरी है। और जब तक आइडेंटिटी नहीं रहो, क्योंकि आजकल तो सब आपका थ्रू व्हाट यू कॉल थ्रू कंप्यूटर होता है कि इस स्टेट को इतना गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, तो वो तो उस पॉपुलेशन के साथ ही कर देगा कि इसका इतना पॉपुलेशन है तो इसको इतना गेहूं दे रहा है, बट जो अनअकाउंटेड है उनको नहीं मिलेगा फिर, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए ये होता है, जब द पुअर, नॉट द मिडिल क्लास और द रिच और द एजुकेटेड पीपल, they are not illegal immigrants, but the very poorest of the poor, तो बॉर्डर पूरा से वो जाके कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं वहां पे। उसमें ये भी कहा जाता है लाहिरी जी के बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे भी जाते हैं वहां पे, वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले। उसमें क्या होता है या तो मैं तो उसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। जो बॉर्डर है, बॉर्डर में क्या है, बॉर्डर इज वेल मार्क्ड एक्चुअली बॉर्डर में। तो बॉर्डर में क्या होता है कि कभी कभी अगर बाई चांस इंडिया साइड में आ जाते हैं, तो बीएसएफ तो वो लोग गोली फोली चल जाते हैं कभी कभी, तो बिकॉज वो अभी दोनों तरफ का दोनों अलग है, मतलब दे से दैट वो हमारे तरफ में उसने गोली मारा, उसने बोला कि, और एक तरफ बोला कि नहीं वो तो मेरा साइड में क्रॉस करके आया है, तो वो चलते रहते हैं उसमें। बट इट इज मोर और स्टेबल, हमारा जो बॉर्डर है उसमें ज्यादा कुछ ऐसे नहीं है कि बहुत ही जैसे हमारा उस साइड पाकिस्तान साइड जैसे इट्स ए वेरी टेंस्ड बॉर्डर, वैसे कुछ नहीं है, छोटा छोटा कुछ इंसिडेंट्स होता है, बट उसमें बोथ कंट्रीज आर मैच्योर्ड एनफ, वो लोग बात करते हैं, उसका एक कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो करते रहते हैं। और मूवमेंट कितनी आसान है और कितनी कॉमन है बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया, मतलब कितने टूरिस्ट होंगे? बहुत ही आसान है। I think like before the COVID, 14 lakhs Bangladeshis they came on a visa. On a visa, I am talking 14 lakhs, which is the largest, and Bangladeshis are the largest spend as a tourist. सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं इंडिया में,
मोर देन अमेरिकन। पहले तो अमेरिकन सबसे ज्यादा टूरिस्ट थे, लाखों में आते थे, 10-12 लाख। बट बांग्लादेश जस्ट क्रॉस्ड इन 2018 और 19 उन्होंने क्रॉस कर दिया, 14 लाख उस टाइम था। तो उसके बाद तो ज्यादा ही होगा, कोविड छोड़ के। अभी कोविड खुल गया तो अभी तक तो वो भी रिकॉर्ड ब्रेक कर देता। तो वीसा इज वेरी सिंपल एंड इंडिया गिव आई थिंक 5 years 1 year ऐसे ही वीसा मिल जाते हैं। सिमिलरली फॉर अस आल्सो getting visa, it's a very friendly country and we don't have anything, like we get very fast. और कितनी फ्रीक्वेंट हैं, मतलब फ्लाइट्स कितनी होंगी ढाका से दिल्ली के लिए या कलकत्ता के लिए, और क्या बसें भी ढाका के जाती लिए, हैं? हाँ ढाका के लिए आपका रेगुलर मतलब दिल्ली का 4-5 फ्लाइट हो जाएगा, और चेन्नई का भी, चेन्नई का 2-3 होगा, और दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कलकत्ता, कलकत्ता दिल्ली, की डेली हर दिन का। कलकत्ता के भी 5-6 हो जाएगा। तो 5 दिल्ली, और इधर का चेन्नई का थोड़ा कम, वो 3-4 होगा। और मुंबई का भी एक है फ्लाइट, मुंबई का 1-2 होगा। और कलकत्ता और दिल्ली का ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। और बसेस और ट्रेन्स भी जाती हैं एक दूसरे मुल्क में? या ट्रेन है कलकत्ता से डायरेक्ट ट्रेन है ढाका, अभी बंद है। कलकत्ता से डायरेक्ट ट्रेन दिल्ली का है, और बसेस तो दिल्ली है, बहुत सारे बसेस। तो पाकिस्तान से आप मुझे बता रहे थे कि डेनिम जो है वो इंडिया के रास्ते नहीं जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान की ट्रेड नहीं है इंडिया के साथ। वो पहले श्रीलंका जाता है, क्या करते हैं, किस तरह करते हैं? तो वो महंगा नहीं हो जाता, एक्सपेंसिव नहीं हो जाता फिर? बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर बाई एयर आएगा तो बाई दुबई से होके आएगा, क्योंकि वहां से डायरेक्ट फ्लाइट तो पाकिस्तान का कोई नहीं है, वहां DHL या कोई जो कुरियर सर्विस होता है। तो मोस्टली अगर बाई एयर होगा दुबई से वो हांगकांग जाएगा, हांगकांग से बांग्लादेश। उसका देखते हैं विच इज द एयर ट्रैफिक, मतलब वो प्लेन कहाँ जा रहा है पहले वो सेट करके। इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स थिंग। एंड नहीं तो बाई शिप अगर जाते हैं, जहाज में, मतलब बाई शिप में आपको भाई कोलंबो से फिर इधर आएगा, पूरा घूम के आना पड़ता है। तो इसमें बहुत टाइम चला जाता है बिजनेस में। तो ये तो मतलब एक जो जीता जागता प्रॉब्लम है हमारा, क्योंकि ये बॉर्डर बंद है। तो जब तक ये बॉर्डर, तो नहीं तो ये ट्रेड आज $40 बिलियन से $100 बिलियन हो सकता है, जो कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सभी को मतलब बहुत ही बढ़ सकता है अगर हमारा। तो हम लोग तो मतलब इट इज अ फुलिशनेस दैट वी आर डूइंग ऑल दिस, कि एक मुद्दे के ऊपर, ईगो के ऊपर हम लोग आज इस मामले में हमारा जो ट्रेड है वो इतना कम है दुनिया में। नहीं तो हमारा जो जियोस्टैटिक जो पोजीशन है, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, उसमें लाहिरी जी बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो ये कहते हैं कि बांग्लादेश जो है ना, उसने इंडिया की हिजेमनी एक्सेप्ट कर ली है। तो इसको उर्दू में क्या कहेंगे, बालादस्ती या डोमिनेशन। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि आजकल तो बांग्लादेश के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक कंट्री का, मैं तो इसमें इसका एक कंट्री का मतलब मैं तो इधर काम कर रहा हूँ, तो मैं पॉलिटिकल यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगा। बट मैं सोचता हूँ एक कंट्री का इज्जत होता है, उनका पासपोर्ट का क्या वैल्यू फॉरेन में। हो सकते हैं पाकिस्तान का हिजामनी है, बोल सकते हैं, बट आज बांग्लादेश का जो आपका पासपोर्ट है, इसका जो इनका जो सम्मान है दुनिया में, काफी मतलब है मुझे। और इनका जो है, बिकॉज ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज, एक कंट्री का इनका जो गर्व है, when you have a country with a foreign exchange of $40 billion and you have a growing economy, तो आपका तो सर ऊपर ही रहता है, आपको कहाँ हिजमनी ये लगता है। दे आर ए वेल टू डू नेशन। आप कभी सुना है कोई बांग्लादेशी कभी कहीं पे भी ये लोग कुछ पैसा मांग रहे हैं, कहीं पे कुछ मांग रहे हैं? तो ये मतलब देयर हेड इज हेल्ड हाई बाय देयर ओन वर्क। ये लोग काम करते हैं, काम कर रहे हैं। और सार्क का एक डेवलपिंग, मतलब एक अच्छा परफॉर्मेंस है सार्क में। कुछ मामले में तो मतलब श्रीलंका का हेल्थ केयर में सबसे अच्छे है, उसके बाद ही बांग्लादेश आते हैं। तो मतलब काफी अच्छा है। तो इसमें हिजामनी मतलब ईगो हो जाता है। आई थिंक पाकिस्तानी का ईगो एक बहुत बड़ा है, जो उनके दिल में हमेशा ये करते हैं। बट ईगो से तो कुछ नहीं है, सेल्फ रेस्पेक्ट सबसे बड़ा है। आई थिंक सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ बांग्लादेशीज आर वेरी हाई, एंड it's an independent nation with their own economy doing very well. जी, तो आपके ख्याल में पाकिस्तान ने क्या गलतियां की हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो बहुत अब ट्रबल में है,
और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहां तक भी कह दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं कंट्री को चलाने के लिए। हाँ, हम तो हैरान हो रहे, आप लोग एज ए पाकिस्तानी सिटीजन भी हैरान होंगे कि प्राइम मिनिस्टर कैसे ऐसे बोल सकते हैं एक कंट्री के बारे में कि मेरे पास पैसा नहीं है। मतलब इट्स लाइक ए मतलब अनबिलीवेबल एक सिचुएशन जहां पे प्राइम मिनिस्टर कुछ भी बोल रहा है अपने बारे में, अपने देश के लोगों को। एंड सेल्फ रेस्पेक्ट तो अपना अगर नहीं होगा तो अपने लोगों का भी तो होना चाहिए। ही इज रिप्रेजेंटिंग ए कंट्री, ये 22 करोड़ का कंट्री है। एंड मतलब ये छोटा मोटा कोई कंट्री नहीं है। आप इनको दुनिया के सामने ऐसे चीज बोल रहे हैं, यूरोपियन नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशन, सब लोग सुन रहे हैं दुनिया में आज। तो व्हाट इंप्रेशन ही इज मेकिंग ऑफ हिज ओन कंट्री। तो ये बहुत ही, तो पाकिस्तान का जो मैं एनालिसिस किया, तो एज ए थिंग आई सी, जैसे मैं दुनिया का न्यूज देखता हूँ, आपका डिबेट भी देख रहा हूँ, तो उनका ये कहना है कश्मीर है, ये प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है हम दोनों के मुद्दे में। बट मैं जो देख रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान, हम जो सार्क कंट्रीज है, हमारा मेन मुद्दा है रिलीजियन। हम रिलीजियन के एंगल से लोग सब कुछ देख रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान। इनका जो चश्मा है वो रिलीजियन के एक बेसिस है, और उसी रिलीजियन से वो दुनिया भर को देख रहे हैं। तो बट दुनिया बदल गया। अभी दुनिया देखते हैं टैलेंट के नजर से। सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तुर्की, ये लोग सभी अपना चश्मा बदल ले रहे या ले लिया ऑलरेडी। तो ये लोग अभी दुनिया में आपको इज्जत मिलेगा अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास रिसोर्सेज, आप कुछ कर सकते हो तभी। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मेरा धर्म यही है और इसीलिए मैं दुनिया में, आप मुझे ले लो, आप मुझे गोदी में ले लो, ऐसे। तो ये इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्तान को। इसमें तो हम सब हैरान हो रहे हैं, क्योंकि अब बहुत देर हो गया इनको। और मतलब अब कितना दिन ये लोग वेट करेगा, 100 साल वेट करेंगे समझने में के लिए कि दुनिया बदल गया। अभी अब टैलेंट के हिसाब से लोग को लिया जाता है कुछ भी। तो मैं पाकिस्तान का जो देख रहा हूँ कि अभी हमें अगर इंडिया पाकिस्तान अगर डिस्प्यूट सॉल्व करना है, मैं सोचता हूँ कि हमारा दो गवर्नमेंट को, धर्म को अलग करना चाहिए। इंडिया का तो गवर्नमेंट फिर भी सेकुलर है, वी आर सेकुलर कंट्री, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, हमारा सब कुछ जो रिटर्न है, एक आदमी केस कर सकता है जाके कि आप कैसे कर सकते हो। पाकिस्तान को भी सेकुलर होना पड़ेगा अपना गवर्नमेंट को, और लोग अपना धर्म क्या भी करे वो करे, फिर वी कैन टॉक ऑन एवरीथिंग कि ये कश्मीर का मुद्दा है, ये इसका मुद्दा है, ये बलूचिस्तान का मुद्दा है। नहीं तो ये धर्म के एंगल से लेगा तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हम साइकिल में घूमते रहेंगे और डिबेट शो करते रहेंगे। तो पाकिस्तान हैज टू डिस्कस, हम सार्क कंट्रीज को मिलना चाहिए और बोलना चाहिए कि हम लोग एक सेकुलर हमारा गवर्नमेंट को रखेंगे, और जो धर्म होगा वो इससे कट ऑफ हो जाएगा। वो अपना लोगों का अपना अपना धर्म को प्रैक्टिस करो। तो इसी में हमारा अच्छा है। हमारा देखिए तब लोगों का टोटल जो हमारा जो विजन है, हमारा गोल विचार सब चेंज होगा, और हम तब मुद्दे पे आएंगे और काम करेंगे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं तो अभी तो मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। जब पाकिस्तान बोलता है कश्मीर में प्रॉब्लम हो रहा है, उधर वो बोल रहा है कि हमें उगर के बारे में पता ही नहीं है, हमें जिंजियांग क्या है पता नहीं है, हमें यमन में क्या हो रहा है पता नहीं है, हमें टिबेटियंस का क्या हो रहा है पता नहीं है। तो आप जब एक यूनाइटेड फोरम में, वहां पर तो धर्म से दे डोंट सी, दे सी देयर इज अ प्रॉब्लम। यू आर सेइंग एक इधर मुद्दा है तो उसका मुद्दा में आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो ये जो वन वे जो खेल है, इसमें कोई आपको उतना क्या बोलेंगे, आपको प्रायोरिटी नहीं देंगे। एंड जो हो रहा है, तो पाकिस्तान का मेन सिस्टम जो है सिस्टमेटिक प्रॉब्लम है। ये 70 साल लग गया इनको आने में यहाँ तक। तो इनको अगर ये कुछ करना है, ये 1-2 दिन में नहीं होगा मेरे विचार में, ये 10-20 साल लग जाएगा इनको। अगर इनको रेक्टिफाई ठीक से करना होगा इनको, तो पहला मेरे विचार में पाकिस्तान को सेकुलर कंट्री बनना पड़ेगा, अपने गवर्नमेंट को और अपने लोगों को, जो भी उन लोग अपना विचार क्या बोलते हैं रिलीजन, लेट देम प्रैक्टिस व्हाटएवर दे वांट, और देन यू सी इंडिया विल टॉक आल्सो। भाई एक सेकुलर कंट्री से एक सेकुलर हम बात करेंगे, बताओ क्या बात है। तो उसमें जो है ना लाहिरी जी, बात ये है कि बहुत सारे लोग तो सेकुलरिज्म को एक डर्टी वर्ड समझते हैं पाकिस्तान में। तो लेकिन जो पाकिस्तान के फाउंडर थे जिन्ना साहब, उन्होंने जो 11 अगस्त को तकरीर की थी 1947 को, उसमें तो वो सेकुलरिज्म ही का मैसेज था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऑल सिटीजन्स विल बी इक्वल, और यहाँ तक भी कहा था कि
रिलीजन हैज नथिंग टू डू विद द बिजनेस ऑफ द स्टेट, के मजहब का, धर्म का, जो रियासत का मामलात हैं, रियासत के मामलात हैं, उनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन आजकल तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान अगर सेकुलर हो गया तो फिर तो पाकिस्तान बनाने का जो मकसद है वो डिफीट हो जाएगा उससे। इस आर्गुमेंट को कैसे देखते हैं आप? मैं इस आर्ग्यूमेंट में ऐसे देखता हूं, पहले तो जिन्ना का मतलब आई थिंक इट इज वो कॉन्ट्राडिक्टरी बात उन्होंने किया। पहले तो उन्होंने एक बात में बोला कि मैं एक कंट्री बनाना चाहता हूँ एक रिलीजियन के बेसिस में, फिर नेक्स्ट डे घूम के उन्होंने कुछ और भी कह दिया जो आपने बोला इन्होंने। बट जिन्ना एज ए पर्सन मैंने देखा, मेरा जो समझना है, ही वॉज ए वेरी सेकुलर पर्सन एंड मोर ब्रिटिश देन द ब्रिटिश। वो तो अंग्रेजी बोलता था, कोट पैंट पहनता था, ड्रिंक्स करता था डेली। आज की जगह में अगर जिन्ना लाइव होता तो आज उनको तो मुझे लगता है मार दिया जाता है अभी। तो ही वुड हैव नो प्लेस इन द करंट पाकिस्तान सोसाइटी, बट ही टुक एज ए रिलीजियस एज ए थिंग, बिकॉज मेरा लगा कि उनका जो कॉम्पिटिटर्स थे मोहनदास गांधी जी, ही थॉट दैट दे प्लेड ए रिलीजियस कार्ड, तो उनके पास कुछ नहीं है टू बिकम ए मास लीडर, तो उन्होंने रिलीजियन का कुछ किया। बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मैंने कभी जिन्ना को कोई फोटो नहीं देखा वो मस्जिद में जाके कुछ कर रहे हैं, नमाज कर रहे, इबादत कर रहे हैं। आपके पास होगा तो मैं कभी देखा नहीं। ऑलवेज आई सी हिम सूट बूट एंड टाई विद अ सिगार इन हिज हैंड एंड वेरी स्मार्ट लुकिंग गाय। बट कभी मैंने उसको कभी देखा नहीं, कभी भी कोई मस्जिद में जिन्ना का फोटो है। विकिपीडिया मैंने बहुत ढूंढ लिया, बट दैट इज वन वे, वो मैं छोड़ता हूँ एक जगह। बट जो आपने जो कहा कि जिन्ना का जो है, उन्होंने जो कहा था वो, आपका क्वेश्चन, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन वंस मोर इन शॉर्ट? हाँ, मतलब ये कि उनका तो ये विजन जो 11 अगस्त वाली उनकी स्पीच है, अगस्त 11, वो तो सेकुलर विजन ही है, अगरचे बहुत से लोग डिनाई करते हैं इसको। लेकिन वो ये कहते हैं जी कि फिर अगर सेकुलर हो जाता है पाकिस्तान तो वो निगेशन हो जाएगी पाकिस्तान बनाने की। लेकिन नहीं, इंटरेस्टिंगली, उसमें कुछ मैं आपको बोलता हूँ इंडियन पर्सपेक्टिव में, एज ए इंडियन मुझे लगता है कि इंडियन का कोई अभी मतलब आफ्टर 70 इयर्स कोई इनका ये नहीं है कि वो पाकिस्तान को कैप्चर करे। पाकिस्तान में वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, 22 करोड़ आबादी, ये जापान नहीं है, कोरिया नहीं है कि आपको एक इन्वेस्टमेंट, इट्स लाइक अफगानिस्तान। हु विल कैप्चर अफगानिस्तान? या वो कोई कैप्चर करने का जगह है? वो आपको पैसा चला जाएगा, आप जो लॉस मेकिंग है। तो पाकिस्तान का अभी जो सिचुएशन है, कोई वहां पे 22 करोड़ का धूप, उनका जो डिमांड्स वो बहुत ही ज्यादा है। वो अभी इंडिया का कुछ बनता नहीं है कि अभी पाकिस्तान को लेके कुछ करना है। पाकिस्तान वी विश एज एन इंडियन वो प्रॉस्पर करे, अच्छा करे अपना 22 एज ए सेकुलर कंट्री। हमें क्या करना है कि एक हो जाए। सेकुलर कंट्री बहुत सारा कंट्रीज है, यूरोप तो सेकुलर है सब कंट्री, तो क्या जर्मनी थाईलैंड सब एक हो गया क्या? जर्मनी एंड यूके और फ्रांस सब लोग सेकुलर है, सब अपने अपने बेस पे बना है। तो वो पख्तून है, बलूच है, लेट देम मेक देयर सेकुलर कंट्री। हम इसलिए बोल रहे हैं कि सेकुलर बन जाओ, क्योंकि अगर हम रिलीजियस के एंगल में देखेंगे ना तो यही होगा और कोई सोल्यूशन नहीं होगा किसी एंगल का। क्योंकि जैसे कश्मीर का प्रॉब्लम है तो हम क्यों नहीं बात कर रहे हैं? लाहिरी भी तो, इंडिया का पॉपुलेशन तो 140 करोड़ है, उसमें 40 में आप पकड़ लीजिए 110 करोड़ हिंदूज है, बाकी 10 करोड़ क्रिश्चियन मुस्लिम। कोई तो उसमें, क्योंकि अगर मैं वहां का सिटीजन हूँ, अगर वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा तो मेरा क्या होगा? एज ए माइनॉरिटी तो मुझे वही होगा जो अभी पाकिस्तान में हो रहा है। मैं ना प्रेसिडेंट बन सकता हूँ, ना प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूँ, कुछ भी नहीं बन सकते हो, तो मेरा वोट कभी नहीं मिलेगा। तो व्हेन यू आर सेकुलर, और जब आप ये प्रॉब्लम को खड़ा करते हो, आप इसको एक धर्म के दृष्टि से मत देखिए, आप एक इंसानियत उसमें देखिए, और आप जब देखेंगे तब आपको दुनिया का सपोर्ट मिलेगा। तो यही होगा, एंड देन यू विल विन, देन पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कश्मीर। आप यूरोप में जाके, अमेरिका में जाके, देयर सेकुलर कंट्रीज, वो थोड़ा ही आप बोलोगे कि एक धर्म के लिए मैं बात करने, अरे धर्म वो लोग छोड़ दिया, वो लोग धर्म से बात, वो इंसानियत का बात करेंगे। तो उसमें हर एक को आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा। तो दैट इज एक्चुअली गुड फॉर पाकिस्तान इफ दे वांट अ सॉल्यूशन, एंड इफ दे डोंट वांट देयर सॉल्यूशन, ये चलेगा और 70 साल फिर लोग ही चेंज कर देगा, थिंग्स चेंज। तो ये तो हमेशा होने वाला नहीं है। तो दैट इज हाउ, व्हाट इज माय बिलीफ। अच्छा लाहिरी जी, पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी के पावर में आने से इंडिया में सेकुलरिज्म जो है वो खत्म हो गया है। देखिए,
तो कांग्रेस क्या सेकुलर थे उनके हिसाब से? ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो भी क्वेश्चन है, है। एनी अदर पार्टी, या जब इंटरेस्टिंग, इंडिपेंडेंस, ये बहुत तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इंडिपेंडेंस जब है हमें, जी। हाँ यहाँ पे पाकिस्तान में जब लोग ये बात करते हैं कि भाई कांग्रेस बीजेपी के आने से सेकुलरिज्म खत्म हो गया, मैं उनसे यही पूछता हूं कि भाई हमने तो कभी कांग्रेस को भी सेकुलर तस्लीम नहीं किया था। तो जिन्ना करेक्ट, साहब तो ने कांग्रेस को तो तो सर 47 से पहले कह दिया था कि कांग्रेस इज अ फाशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और ये जो है राइट, मुसलमानों को क्रश करना चाहते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो कौन सा सेकुलर पार्टी है, इनको ही पूछना पड़ेगा भाई कौन सा सेकुलर है। बट अगर वो सेकुलर है तो उनको क्यों छोड़ दिया आपने? तो क्या प्रॉब्लम था अगर वो सेकुलर पार्टी है, राइट? जैसे फ्रांस सेकुलर है, जर्मनी सेकुलर है, तो हमें क्या प्रॉब्लम, एज ए लाहिरी को क्या प्रॉब्लम है फ्रांस में? तो अगर हम उसको कांग्रेस को या किसी को भी सेकुलर बोले तो देखिए सेकुलर वही होता है जहां पे सरकार का इस मतलब उनका कोई मतलब नहीं है अपने लोगों का धर्म से, वो धर्म से कंट्री नहीं चलाता कि किसी एक धर्म को वो बोलता है कि यही धर्म है जो नंबर 1 है और बाकी सब नीचे नीचे नंबर 2 नंबर 3। ये एक मतलब फॉर ए कॉमन मैन मैं बोल रहा हूँ, ऐसे सब ऑल रिलीजियस मेरे आंखों के सामने एक है, ठीक है? तो यही है। और ये तो मैं हैरान हूं कि पाकिस्तान क्या कोई लोग उसमें डिबेट कर रहे हैं जबकि अपने कंट्री में दे आर नॉट अलाउइंग इट। तो ये तो एक पिकुलियर लॉजिक है जो मेरे देश में मेरा जो है अच्छा है, मैं सबको चाहता हूं कि सेकुलरिज्म जो एज ए पाकिस्तानी मैं मानता हूं मेरे एंगल से, उसको दूसरे कंट्री को फॉलो करना पड़ेगा। बट मेरे कंट्री में जैसे आपने बोला सेकुलरिज्म गाली है, तो इस तरह का कॉन्ट्रडिक्शंस अगर करेंगे, आजकल वेब मतलब इंटरनेट का जमाना है, दुनिया भर का लोग देख रहे हैं, आपका ही मजाक होगा और किसी का मजाक नहीं होगा, तो यू विल बी, आपका कोई वैल्यू नहीं रहेगा इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में अगर आप इतना कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे अपने स्टेटमेंट्स को। जी, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान में सेकुलरिज्म नहीं चाहते, लेकिन इंडिया में सेकुलरिज्म जरूर चाहते हैं। Not only India, everywhere you want secularism. मतलब wherever you are in a minority, you want secularism to be followed, and wherever you are in a majority, you say that this is the best governance which can be done in this country. ये तो normal चीज है। तो so secularism जो चीज है वो मतलब उनका मैं मानता हूं कि इसमें काफी मतलब it is not acceptable. It is not, because it is beyond logic what they are saying, that somebody was secular, now it is not secular, and somebody was secular, still I moved away from that country, मैंने अलग से कंट्री बना दिया। अच्छा लाहिरी जी, आखिर में ये बताइए, अगर इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस इंप्रूव होते हैं तो क्या फायदा होगा? पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, इंडिया को क्या फायदा है, बांग्लादेश को, बाकी जो कंट्रीज हैं सार्क के, उनको क्या फायदा होगा? मैं जो देख रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान सार्क कंट्रीज मिल जाए और हम धर्म को अलग रखे, अभी क्या है हमारा स्पेशली पाकिस्तान का धर्म इज द मेन थिंग, ठीक है? और इमरान तो खान तो बोल चुके हैं कि धर्म इज द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ प्रायोरिटी फॉर मी, ठीक है? तो अगर धर्म ही अगर है तो मुश्किल है, बट अगर हम उसको साइड में रख के हमारा इकोनॉमी बाकी चीज में देखे तो इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान को ही लाभ होगा, क्योंकि इंडिया तो ऑलरेडी वी आर सेटल्ड, ठीक है? ऐसे नहीं कि पाकिस्तान खुल गया तो हम मतलब वी विल बी लाइक एनीथिंग, ठीक है? हमारा भी कुछ होगा, बट पाकिस्तान विल बी इनॉर्मसली लाइक उनको हेल्प मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़ा इंडियन मार्केट उनको मिलेगा, 140 करोड़ का मार्केट मिलेगा जिसमें वो माल बेच सकते हैं। और पास में बांग्लादेश जो कि एक्सपोर्टर है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ गारमेंट, वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट, तो वहां तक माल पहुंचाने का अभी तो उसके लिए जो हो रहा है बहुत ही दिक्कत हो रहा है, कम जा रहा है। बट जब ये सप्लाई चेन होगा ये बहुत ही अच्छा होगा, और सबसे अच्छा होगा कि पाकिस्तान का, मैं जैसे आपको बोलना चाहता हूँ, सऊदी अरेबिया एक कंट्री है, एक ही रिलीजियन है इस्लाम, वो भी सुन्नी वहाबी, उसके मतलब बिकॉज ऑफ दैट आज वर्ल्ड का लार्जेस्ट मतलब वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, एक धर्म के लिए जहां पे लोग टूरिस्ट आ रहे हैं, दुनिया भर का टूरिस्ट हज कर रहे हैं, उम्रा कर रहे हैं। एक पाकिस्तान एक कंट्री है जहां पे हिंदुइज्म का बर्थ प्लेस, सिंध का धरती से हिंदुइज्म आया, हिंदुइज्म तो इंडोनेशिया से नहीं आया, ये पाकिस्तान सिंध नदी से यहाँ का जो निवासी है वहां का से चल के आया, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है,
प्लस सिखों का बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक इन पाकिस्तान है, आपका जैनिज्म, बुद्धिज्म इनका गढ़ है। कोरिया में आज बुद्धिज्म गया जो, वो पाकिस्तान का एक मॉन्क ने लेके गया कोरिया, आज से 2000 साल पहले। तो ये जो पाकिस्तान का जो इतिहास है, इनका जो हेरिटेज है, अनबिलीवेबल है। अगर पाकिस्तान इसको एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचता है, करता है, सऊदी अरब क्या इसका 5 गुना बड़ा होगा पाकिस्तान, केवल टूरिस्ट इनकम में। टूरिज्म, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, इंडिया का बुद्धिस्ट, श्रीलंका बुद्धिस्ट, दे विल कम फॉर पिलग्रिमेज इन पाकिस्तान फॉर बुद्धिज्म। अभी लास्ट वीक आपका 2500 साल पुराना एक मंदिर मिला बुद्धिज्म का, उसका एंसेस्ट्री। इसका टूरिज्म में जो आपको मिलेगा, ये तो केवल बुद्धिज्म का बात कर रहा हूँ। हिंदू टूरिज्म, सिंध वैली सिविलाइजेशन, आपका तो बलूचिस्तान में हमारा एक सबसे पुराना टेम्पल है जो हिंगलाज जो टेम्पल है, वहां का टूरिस्ट 100 करोड़ हिंदूज कैन गो टू दोस एंड दे कैन यू कैन आस्क व्हाट एवर मनी, भाई यू स्टे इन 5-स्टार होटल, यू ब्रिंग मी मनी। आप लोग बैठ के दे विल डू इनकम, सऊदी जैसे बैठ की इनकम मिलता है उनको। प्लस आपका जैनिज्म, सिखिज्म, इन सब का इनकम। सो कंट्री होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, उनके पास सिविलाइजेशन नहीं है, उनके पास उनका पास्ट नहीं है, तो वो एक मान था। बट पाकिस्तान तो वैसे कंट्री नहीं है, इनका 5000 ईयर हिस्ट्री है भाई। तो ये 5000 हिस्ट्री का मतलब दिस इज ए यूनिक कंट्री विच डिस्क्रेडिट्स इट्स ओन हिस्ट्री, विच इज शाई ऑफ देयर ओन हिस्ट्री। वो बोलने में शर्म आता है। आपका प्राइम मिनिस्टर कभी वो बोल रहा है कि हमारा 5000 ईयर्स ओल्ड सिविलाइजेशन है, वो बार बार मदीना 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 रियासत। मदीना रियासत इज ग्रेट सिविलाइजेशन, but it started 1400 years back. Prophet Muhammad was born in 632 AD। उसके पहले तो नहीं था, बट उसके पहले तो पाकिस्तान का भी था। तो इस तरह अपने ही सिविलाइजेशन को डिस्क्रेडिट करना, इट्स अ यूनिक थिंग, आई थिंक यूनिक। ये तो हार्वर्ड में स्टडी होना चाहिए, हार्वर्ड, कोलंबिया स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में। कैसे, जैसे आपके पास बहुत कुछ है, बट आप उसको, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, आप शकील चौधरी है, आपका हॉबीज है, आपके पास स्टैम्प कलेक्शन का हॉबी है, आपके पास बहुत ही रिच यूनिक बुक्स है, बुक्स कलेक्शन है, आपके पास गाड़ियों का कलेक्शन है, बहुत लोग का कलेक्शन हॉबी होता है, जैसे इस तरह का। बट आपको शर्मिंदा महसूस होता है ये मेरे को बोलने के लिए कि आपके पास स्टैम्प कलेक्शन है। आपको किस तरह का लगता है कि ये बोलने से लाहिरी को मतलब ही विल फील मतलब व्हाट टाइप ऑफ पर्सन आई एम। ये जो गिल्टी फीलिंग है, दिस इज यूनिक विथ पाकिस्तान। दूसरे कंट्री जैसे इंडोनेशिया, इजिप्ट में बोलता हूँ दुनिया का सबसे ज्यादा मूर्ति जो है वो एक मुस्लिम कंट्रीज में है, और जो वो लोग अपने को ये अपना हेरिटेज बोला है और गर्व से दुनिया को दिखाता है, उसका नाम है इजिप्ट। सबसे ज्यादा फराउज, हर दूसरे दिन तो वहां पे एक स्टैचू निकलता है, वो लोग तो तोड़ता नहीं है, वो सीधा अपना म्यूजियम, अभी दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम वो लोग बनाया कायरो में, आपको पता होगा शायद। कायरो में दुनिया का सबसे बड़ा, ये लूव म्यूजियम से भी बड़ा है जो फ्रांस में है, ऑफ मतलब एंशिएंट हिस्ट्री का। तो उनका जो अभी एक पुराना 5000 साल पुराना रोड एक रिकंस्ट्रक्शन किया, वहां पे उनका प्रेसिडेंट सीसी वो खुद था, और जिस भी फराओ उसको वो लोग मतलब कीमती गाड़ियों में लेके आ रहे हैं, जैसे मतलब अपना जो पूर्वज का जो सम्मान कर रहे हैं, और लाखों लोग रोड में 5000 ईयर्स ओल्ड। ये यूट्यूब में वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, आप देखिए जरा। मतलब दे आर सो प्राउड ऑफ देयर हिस्ट्री एंड येट दे आर ऑल मुस्लिम्स, ये है। बट ये पाकिस्तान में क्या हो गया कि ये अजीब सा एक चीज, ये लोग ऑन डिनायल ऑफ देयर हिस्ट्री, और इसको मतलब कुछ मतलब हम मतलब क्या करेंगे, इसमें कुछ बोलने का सवाल नहीं होता, क्या कर क्या रहे ये लोग। तो इट इज बियॉन्ड बिलीफ। सही। इसके अलावा सर मेरा ख्याल है ट्रांजिट जो फैसिलिटीज अगर इंडिया को दें हम, और इंडिया पाकिस्तान को दे, उससे भी बड़ा फायदा हो सकता है। वेरी गुड, बिकॉज सेंट्रल एशिया से हमें गैस पाइपलाइन एंड सेंट्रल एशिया का रूट हमें मिलेगा इंडिया को, एंड वी कैन ऑन लैंड रूट्स बहुत सारा, बिकॉज लैंड रूट में तो हम काफी क्वांटिटी, मतलब उसमें तो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी का गुड्स हम भेज सकते हैं देन द एयर रूट। तो वो उसमें, एंड पाकिस्तान कैन कलेक्ट लॉट ऑफ मनी, बट ओनली थिंग इज व्हेन आवर अंडरस्टैंडिंग इज गुड। जब हमारा जो है डाउट है दो कंट्रीज में, एंड वी डाउट, एंड ओनली दिस इज बिकॉज ऑफ रिलीजन, हम रिलीजियस के एंगल में देख के
ये कर रहे हैं, तो इतने डाउट में आई डोंट थिंक इट इज पॉसिबल इन नियर फ्यूचर। तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम, आई फील दैट थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी थोड़ा डिसबिलीव हो गया। अभी इंडिया विश्वास ही नहीं करेगा, पाकिस्तान कुछ भी, पाकिस्तान को कोई भी अभी विश्वास नहीं कर रहा है वर्ल्ड में। अभी तो सऊदी अरब भी तो ट्रस्ट नहीं करता है उनको। तो ट्रस्ट इज वेरी बिग प्रॉब्लम विद पाकिस्तान। आई थिंक उनका एजुकेशन, आपका वैल्यूज, ये सब को पाकिस्तान को फिर दे हैव टू टोटली स्टार्ट फ्रॉम जीरो, मतलब ब्लैक बोर्ड को फिर वो साफ करके शुरू करो नया। बच्चों का जो तालीम है, एजुकेशन, वो उन पे बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आई एम वेरी प्राउड अबाउट माई एजुकेशन, जो हमें एक गवर्नमेंट स्कूल से मिला है, अबाउट हिस्ट्री। हमें कभी भी ये सब नहीं पढ़ाया गया कि ये रिलीजन है, ये खराब है, ये रिलीजन का ये प्रॉब्लम है। हमें एक ओपन उसका, जैसे हमें बोला गया, आई रेड इन क्लास 10 शाहजहां का क्या कंट्रीब्यूशन टू इंडिया, उनका जो आर्किटेक्चर, मुगल आर्किटेक्चर, मुगल पोएट्री, उनका क्यूजीन मुगल्स का, तो उनके ऊपर काफी नॉलेज मेरे को मिला है। एवरी डायनेस्टी, वेदर इट इज बुद्धिज्म, हर एक का, तो इट्स ए वेरी मतलब एक सेकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड फिर आप अपना पॉइंट बनाओ, अपना पॉइंट। बट मैं एज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जब तुम हमारा किताब पढ़ रहे हो, तो वो एक जो हिस्टोरियन लिखा है उसमें बंदूक लिख के मेरे तुम भाषा में बात करो, हिस्ट्री लिखो, वैसे नहीं है। सो आई थिंक पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपना बच्चों का बुक्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे चेंज देयर बुक्स व्हाट दे गिव। सिमिलर तुर्की ने चेंज किया था, आधा तुर्क ने तो चेंज किया उनका एजुकेशन सिस्टम। आज तुर्की तो माना जाता है ना सबसे डेवलपिंग कंट्री है मलेशिया में, तो इनका किताब में तो ऐसे नहीं लिखा जाता कि पर्टिकुलर इसको तुम हेट करो, इसका ये प्रॉब्लम है। तो when you do that you pay for it, so you have to wind up. It will take time sir, ये जल्दी नहीं होगा। और आपका जो दिक्कत यही है कि आपको अतातुर्क जैसे कोई आदमी नहीं मिल रहा है। I hope so somebody comes in that way who is really like really good for, who is thinking that kind of vision, and then it will be really good, and I am very hopeful. मेरा एक ही होप है कि I am seeing a change in the Gulf regions, the जो इस्लामिक कंट्रीज जो है, जैसे मतलब द सऊदी अरेबिया, यूएई, उन्होंने तो अपना पूरा, दे आर वेरी क्लियर विद देयर विजन नाउ। द फ्यूचर इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट आपका प्रतियोगिता, अपना टैलेंट के ऊपर। वो लोग विचार करेगा किसका टैलेंट क्या है, किसका क्या धर्म से कोई नीति, एंड दे आर इतना जल्दी वो लोग चेंज हो रहा है। एवरी वीक आई एम सीइंग न्यू इंफॉर्मेशन जो आ रहा है, इट्स ए गुड पॉजिटिविटी, बिकॉज देन आई थिंक पाकिस्तान विल हैव टू थिंक कि अभी हम क्या करेंगे। अभी हम जिसमें हमें तो छोड़ दिया वो लोग दूसरा रोड में चला गया, हमें हमारा साथ इतना दूर आया, आके वो लोग बोला कि अभी मैं लेफ्ट ले रहा हूँ, तुम तो चलो, तो हम कहाँ जाएंगे। ये तो सो हमें अभी दे विल हैव टू चेंज। सो थैंक यू वेरी मच लहरी जी, बड़ी अच्छी बातें आपने की। उम्मीद करनी चाहिए कि ये दोनों तीनों मुल्क जो हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया, अमन के रास्ते पे चल पड़े हैं और हम सब आवाम का उसमें फायदा है। तो इसी के साथ मैं आपसे और बाकी दोस्तों से इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, सी यू अगेन, थैंक यू।